बेटे चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक्स नंबर 2 यानी अदर बुक्स। जब आप इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो बेटा स्टार्टिंग में लिखा है कि अदर बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कैश बुक, वो हम कर चुके हैं, कैश बुक का तो अलग से चैप्टर बनाया था, कर लिया। उसके बाद परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज बुक और परचेज रिटर्न, सेल बुक और सेल रिटर्न, 4 बुक ही हो गई और एक कैश बुक हो गई, 5 बुक हो गई। पांचों बुक में जो एंट्री नहीं आएगी उसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, उसको नाम दिया गया जर्नल प्रॉपर। बस ये बेटा इसकी समरी है। अब मैं आपको जो बुक स्टार्ट कराऊंगा जिसके लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 अदर बुक्स के लिए, यानी कैश बुक को छोड़ दो, अब बनानी है हमें परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक और सेल रिटर्न बुक। परचेज बुक किसके लिए बनाई जाएगी, परचेज ऑफ गुड्स के लिए, ओनली परचेज ऑफ गुड्स। परचेज का मतलब परचेज ऑफ एसेट नहीं, परचेज ऑफ गुड्स। और सेल बुक किसके लिए बनाई जाएगी, सेल ऑफ गुड्स, और दोनों उधार। यानी अगर गुड्स की परचेज करो आप कैश में तो कैश बुक में चली जाएगी, फिर अगर सेल करो गुड्स की आप कैश में वो तो कैश बुक में चली जाएगी, उसको सेल बुक में नहीं रिकॉर्ड करना, वो कहां चली जाएगी, सीधा कैश बुक। तो यानी सेल बुक के अंदर ओनली सेल ऑफ गुड्स आएंगी और वो भी उधार वाली, परचेज बुक में ओनली परचेज ऑफ गुड्स आएंगी और वो भी उधार वाली। समझ गए, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, ये 4 बुक ऐसी हैं, चारों का फॉर्मेट एक है, चारों को करने का तरीका भी एक है, चारों का तरीका भी एक है, चारों का फॉर्मेट भी एक है। यानी अगर एक बुक कर ली ना तो बाकी सारी बुक वैसे ही बनानी है, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है, बस नाम चेंज करो, बैलेंस चेंज करो, डेट्स इट। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि जब परचेज बुक बनाओगे तो उधार की गुड्स आएंगी बस उसमें। अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो वो नहीं आएगा फर्नीचर, क्योंकि गुड्स नहीं है। परचेज बुक में ओनली गुड्स की परचेज आएगी, और गुड्स की परचेज भी कौन सी वाली, ओनली उधार। क्लियर है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना प्लीज। आगे आ जाओ पेज नंबर 11.2 पे, पेज नंबर 11.2 पे, जिस पे हमें जर्नल बनानी है, सॉरी परचेज बुक बनानी है। अब परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो आपको दे रखा है बेटा। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले कॉलम रहेगा डेट का, डेट मतलब किस दिन वो एंट्री हुई। दूसरा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, क्या खरीदा, किससे खरीदा। तीसरा रहेगा इनवॉइस और एलएफ, इनवॉइस नंबर मतलब खरीदा होगा तो उसका बिल तो बना हुआ, वो बिल नंबर आएगा। एलएफ मतलब लेजर के कौन से पेज नंबर पे जाएगी एंट्री। डिटेल, अगर एक पार्टी से 3 आइटम खरीदी हैं तो तीनों यहां आएंगी, सॉरी बिल नंबर। और कॉस्ट मतलब कितने में खरीदी है। फ्रेट मतलब उस पर अगर फ्रेट लगा है तो वो फ्रेट कॉलम में आएगा, और लास्ट में टोटल। मान लो 10,000 का माल खरीदा, 200 रुपए फ्रेट, तो जो 10,000 का माल खरीदा वो किस कॉलम में आएगा, कॉस्ट में, 200 रुपए का फ्रेट में, और टोटल में 200 रुपए प्लस 10,000, 10,000, सॉरी। डिटेल में होता है बेटा, अगर एक पार्टी से मान लो आपने 10 आइटम खरीदी है, एक कंपनी से आपने 10 आइटम खरीदी है, तो कंपनी का नाम तो एक बार लिखेंगे ना हम, बट आइटम सारी लिख के डिटेल कॉलम में आएंगी और टोटल फिर कॉस्ट प्राइस में आएगा। वो लिखने का तरीका भी हम देखेंगे कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमें ये टोटल लगा देना है। अब आप एक काम करो, सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट मैं आपसे बनवा रहा हूं, उसके बाद करना आप लोगों ने खुद है बेटा। एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं परचेज बुक का जिसके अंदर फ्रेट नहीं है, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट। यानी हमने पार्टियों से माल खरीदा है बेटा, तो परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे बनेगा बनाओ, बुक में मत देखना अभी। परचेज बुक सबसे ऊपर लिखोगे, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम इनवॉइस एलएफ, और लास्ट में डिटेल और अमाउंट।
डेट का, पर्टिकुलर्स का, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट होगा कॉस्ट। इसमें क्लास में प्राइस और कार्ड को छोड़ के कॉलम आना टोटल का। अभी नहीं, अभी सिंपल वाली परचेज बुक कर रहे हैं जिसके अंदर कोई फ्रेट नहीं होगा। अब फ्रेट नहीं होगा तो टोटल और फ्रेट का क्या बनाने की जरूरत है? टोटल तभी आएगा जब फ्रेट हो, वरना तो कॉस्ट प्राइस में आ ही जाएगा ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आपने जर्नल एंट्री करी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट करते थे जब आप गुड्स खरीदते थे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले करते थे या माइनस करने के बाद करते थे? यानी एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट आप क्या करते थे? माइनस करते थे, जो वैल्यू आएगी उसको परचेज अकाउंट डेबिट, वही करते थे ना। तो इसमें कैसे करना है, उसमें भी वैसे करना है। तरीका क्या होगा आप देख लो, करना आपको क्वेश्चन है मेरा, देख लो, आपको लिखना कुछ नहीं है, बस कैसे करना है फॉर्मेट चेक कर लो। ईयर आएगा मान लो 2024, मान लो अप्रैल 10 को एंट्री करी है हमने, तो अप्रैल 10 डेट डाल दी। हमने एमएस नथु स्टेशनर से उधार पे माल खरीदा, इसको अंडरलाइन करना हो। जिस पार्टी से माल खरीदा है बेटा, उस पार्टी का नाम लिखो और उसको क्या करो? अंडरलाइन। क्योंकि परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज आएंगी, और क्रेडिट परचेज के केस में हम पार्टी का नाम लिखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले पार्टी का नाम लिखना है पर्टिकुलर। एमएस नथु स्टेशनर से माल खरीदा है, तो जिस पार्टी से माल खरीदोगे पहले उस पार्टी का नाम लिख दिया, एमएस नथु। अब इस नथु स्टेशनर से हमने काफी चीजें खरीदी हैं, मान लो 10 तो पेंसिल्स खरीदी हैं एट द रेट ₹10 ईच, तो 10 पेंसिल 10 रुपए के हिसाब से कितने की खरीद ली? 100 रुपए की। 10 रजिस्टर्स खरीदे हैं एट द रेट ₹50 ईच, तो कितने के रजिस्टर खरीद लिए? 500। ठीक है, और 5 और कोई चीज लगा लो, पेन खरीदे हैं बढ़िया वाले एट द रेट ₹60 ईच, कितने हो गए? 300। ठीक है, इस नथु स्टेशनर से 3 आइटम खरीदी हैं, तो जितनी क्वांटिटी खरीदी है मल्टीप्लाई में जो उसका रेट है यहां लिख के मल्टीप्लाई करके डिटेल वाले कॉलम में लिखना कितने का आइटम खरीद लिए टोटल। 900 यहां टोटल लिखना डिटेल के कॉलम में, सॉरी। ठीक है, 900 रुपए लिख दिया आपने वहां पे। अब 900 रुपए की डिटेल खरीदी है लेस ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन कहता है मान लो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 900 का 10% कितना हो गया? 90। यहां माइनस करो 810, फाइनल कॉलम अमाउंट में जाए। अमाउंट के कॉलम, या मैं इसको बोलूं कॉस्ट का कॉलम, कितना जाएगा? 810। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इन सबके बल्क में ही लगेगा। हाँ। अब 810 जाएगा परचेज अकाउंट में या 900 जाएगा? परचेज अकाउंट में कितना जाएगा? 810। ये परचेज अकाउंट है या परचेज बुक है? परचेज बुक है। परचेज बुक इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल, यानी ये क्या है? जर्नल है। और जर्नल के बाद क्या बनते हैं? लेजर। लेजर जब बनेगा तो परचेज बुक का बाद क्या बनेगा? परचेज अकाउंट। परचेज बुक तो जर्नल है, तो लेजर का नाम क्या देंगे? परचेज अकाउंट। और नथु स्टेशनर का भी लेजर बनेगा। नथु स्टेशनर में कितना पैसा जाएगा? 900 या 810 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जर्नल एंट्री याद कर लो, नथु से अगर ऐसे माल खरीदा होता तो क्या एंट्री करते? परचेज अकाउंट डेबिट टू नथु, 810 जाता, 900 नहीं जाता। समझ गए? तो यानी आप सबसे पहले लिखेंगे बेटा पार्टी का नाम, उसके बाद जो जो आइटम खरीदी हैं डिटेल कॉलम में टोटल कर लेना,
ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिख देना। कर लोगे ऐसे? ऐसे बेटा जब क्वेश्चन आएगा तो एक पार्टी से माल तो खरीदा नहीं होगा, फिर दूसरी से खरीदेगा। डेट डालना दोबारा, मान लो आप खरीदा अप्रैल 20 को, ये खरीदा MS मोहन ट्रेडर से, ये मोहन ट्रेडर से माल खरीदा है। अंडरलाइन करो दोबारा, जैसे ये आई ऐसी डिटेल आएगी, जैसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा दोबारा होगा। ऐसे अगर 3 कंपनियों से माल खरीदा तो कितनी कंपनियां आ जाएंगी? ऐसे 3, और अमाउंट के कॉलम में कितना अमाउंट आएगा? 3 बार। ये पहली वाली पार्टी का अमाउंट, ऐसे दूसरी वाली पार्टी का, ऐसे तीसरी वाली पार्टी का, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? टोटल। टोटल कैसे करना है फॉर्मेट समझ लो, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। लास्ट में जाके बेटा मान लो 3 कंपनियों का टोटल आ गया यहां पे 3500। 3 कंपनियों से माल खरीदा था, कितना टोटल आ गया लास्ट में? 3000। इसके सामने हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट, क्योंकि ये 3500 रुपए कौन से अकाउंट में जाएगा? परचेजेस अकाउंट में। अब ध्यान से सुनना, ये इतनी इंपॉर्टेंट एंट्री है कि ज्यादातर बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते। पूरी परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा एक बार में, या पूरी परचेज बुक का टोटल अलग अलग जाएगा परचेज अकाउंट में? बेटा अलग अलग जाएगा तो जाना तो परचेज में ही है, अकाउंट में ही जाना है ना। तो अलग अलग भेजो इकट्ठा भेजो, फर्क क्या पड़ता है? क्रेडिट पे है ना। हाँ क्या फर्क पड़ता है? जाना तो परचेज अकाउंट में ही है। क्या बेटा क्या? नहीं, हाँ उन्होंने एक पॉइंट रखा कि सर 3 पार्टियों से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट में 3 पार्टियों का नाम जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं बेटा, जब ये 3500 रुपए परचेज अकाउंट में जाएंगे ना, तो वहां परचेज अकाउंट में पार्टियों के नाम दोबारा नहीं लिखे जाएंगे। फिर परचेज बुक बनाने का फायदा क्या हुआ? हम पार्टियों के नाम लिखना है। वहां परचेज अकाउंट के डेबिट में पता क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज एज पर, यानी जो ये 3500 परचेज अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, इसकी डिटेल चेक करनी है तो परचेज बुक में चले जाओ आप। हम नहीं लिख रहे किससे माल खरीदा है, किससे माल खरीदा वो परचेज बुक में नहीं लिखा गया हमने, बार बार लेजर में क्यों लिखेंगे आप? यही तो फायदा है परचेज बुक बनाने का। तो यानी जब परचेज बुक का टोटल लगेगा बेटा, तो परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में एक साथ जाएगा और डिटेल के साथ नहीं जाएगा। समझे आप बात? परचेज बुक का टोटल एक साथ जाएगा, परचेज बुक का टोटल टुकड़ों में नहीं जाएगा परचेज अकाउंट में, और वहां पार्टी का नाम भी नहीं लिखा जाएगा। वहां सीधा लिखा जाएगा टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक। 3500 रुपए परचेज बुक में देख लो कैसे आए। समझ गए? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 3500 मान लो 3 पार्टियों से माल खरीदा है, इससे नथु स्टेशनर से कितने का खरीदा था? 100 रुपए, 810 का। नथु स्टेशनर से कितने का खरीदा है? 810। तो नथु स्टेशनर में 810 जाएंगे या 3500 जाएंगे? 810, क्योंकि उससे 810 खरीदा तो उससे 810। यानी जब बात आएगी क्रेडिटर्स की, पार्टियों की, तो क्रेडिटर अकाउंट में अपना अपना बैलेंस जाएगा। 3500 नथु में जा नहीं सकता ना, क्योंकि 3500 नथु से खरीदा ही नहीं। नथु से कितना खरीदा? 810। तो नथु में कितना जाएगा? 810। लेकिन परचेज अकाउंट में कितना जाएगा? पूरा 3500, क्योंकि चाहे नथु से खरीदो, चाहे सत्तू से खरीदो, चाहे फट्टू से खरीदो, परचेज तो खर्चा ही है ना, तो वहां अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। परचेज बुक का टोटल जाना तो परचेज अकाउंट में ही है ना, तो अलग अलग क्यों लिखे? इकट्ठा लिखे। तो रूल ये है बेटा, परचेज अकाउंट में इकट्ठा जाएगा और पार्टियों में अपना अपना जाएगा, टोटल जा ही नहीं सकता, क्योंकि सारा माल एक पार्टी से खरीदा ही नहीं। वहां पे बाय परचेजेस की उससे कर लेंगे। बाय सन्ड्री एज पर परचेज बुक। अच्छा, बाय परचेज की जरूरत है। बाय सन्ड्री एज पर, सन्ड्री मतलब डिटेल परचेज बुक में है जी, क्या क्या खरीदा है, लेजर में नहीं लिखेंगे। अभी बनाऊंगा, लेजर भी बनाएंगे तब देखेंगे, अभी लेजर नहीं बना रहे बेटा।
बट मैं तरीका बता रहा हूं आपको, समझ में आया आपको तरीका कैसे बनेगी? दोबारा सीख लो, दोबारा देख लो एक बार। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे परचेज बुक। परचेज बुक के ऊपर लिखना चाहते हो तो हेडिंग लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में आप परचेज बुक बना रहे हो। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, एलएफ खाली रहते हैं, कुछ नहीं काम के। डिटेल और अमाउंट, डिटेल का कॉलम क्यों बना आप समझ में आया? एक पार्टी से अगर 3 चीजें खरीदी हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई करके पहले कहां लिखेंगे? डिटेल में। ट्रेड डिस्काउंट कहां माइनस करेंगे? डिटेल में। और अमाउंट में कब आएगा? जो फाइनल अमाउंट होगा वो अमाउंट में आएगा। समझ गए? ऐसे 3 कंपनी से खरीदा 3 बार आएगा, लास्ट में जाके टोटल हो जाएगा, टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा और पार्टियों के नाम पे अपना अपना पैसा जाएगा। जैसे नथु स्टेशनर में 810 जाएगा, 3500 नहीं जाएगा। समझ गए? आ जाओ एक बार पेज नंबर 11.4 पे, पेज नंबर 11.4। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है बेटा, दे रखा है 11.4 पे टीएस ग्रेवाल का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 इस चैप्टर का। ठीक है, वो एक बार पढ़ना बेटा। कितनी पार्टियों से माल खरीदा? एक बार आंसर मत देखो, आंसर बाद में देख लेंगे। कितनी पार्टियों से माल खरीदा है? तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तीनों में से ऊपर चेक करो, कोई कैश में तो नहीं खरीदा। ऐसा तो नहीं लिख दिया अगेंस्ट कैश मेमो। कैश मेमो मतलब कैश सेल्स या कैश परचेज, सॉरी, सारे उधार है। अच्छा चेक कर लो बेटा, गुड्स ही खरीदी है ना, कोई एसेट तो नहीं खरीद ली, फर्नीचर वगैरह बिल्डिंग वगैरह तो नहीं खरीद ली, क्योंकि वो नहीं आएंगे इसमें। सारी गुड्स खरीदी है क्या? गुड्स खरीदी है, तो गुड्स भी खरीदी है और उधार में भी खरीदी है, यानी तीनों परचेज बुक में आएंगी। चेक करो एक बार परचेज बुक कैसे बना रखी है। हाँ देख लो बेटा एक बार, पूरा टोटल चेक कर लो ना एक बार, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा अभी। फॉर्मेट चेक कर लो प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए अभी चेक कर लो अपने आप। हाँ 7,000 में से 700 माइनस करेगा। हाँ हाँ, तो ये 7,000 टोटल। आप कह रहे हो 6,000 लिख रहे हो, जब वो माइनस करके लिख दो। 6,000 और 1,000 लिख के फिर 7,000 ना लिख के ट्रेड डिस्काउंट। नहीं, टोटल तो लिखना पड़ेगा ना। डिस्काउंट किस पे लगाओगे? ये तो 2 आइटम है, टोटल किए बिना तुम्हें पता लग गया 7। ऐसे अगर 10 आइटम हो, ट्रेड तो ज्यादातर तो सारी आइटम्स पे लगता है, सारी पे लगता है ना, तो सब पे टोटल करना पड़ेगा ना। बिना टोटल किए क्या ट्रेड डिस्काउंट लगा सकते हो? मुझे बस इतना बता दो। आपने ये बोला कि 7,000 का टोटल लिखो मत, कर लो बस, ये कहना चाह रहे हो? 7,000 में से सीधा माइनस करके सीधा 6,300 लिख दो, 700 रुपये माइनस करके, यानी वहां 7,000 लिखने की जरूरत। दिक्कत क्या है बेटा लिखने में? जब मैंने टोटल कर ही लिया तो लिखने में प्रॉब्लम क्या है कि ये 7,000 का टोटल है। सर या तो हमें टोटल करने की जरूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसा बताओ। अब जब टोटल करना ही पड़ रहा है तो लिख दो, क्लैरिफिकेशन नहीं होगी बेटे। सर यहाँ पर ये जब हमने 80 पेन्स खरीदे तो डिटेल में भी लिखा था सीधा वो एक ही आइटम खरीदी होगी। नहीं सर, वो 80 पेन्स खरीदे थे। हाँ तो आइटम तो एक ही है। अगर यहाँ पे ओनली पेंसिल खरीदी होती, क्या खरीदी होती? पेंसिल, और ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है पेंसिल पे मान लो, तो 10 पेंसिल एट द रेट 10 ईच, 100 रुपए सीधा अमाउंट में आ सकता है बेटा। वो कब आएगा? जब एक ही आइटम हो और ट्रेड डिस्काउंट भी ना हो। चेक करो, उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं होगा और आइटम भी एक ही होगी उस पार्टी से, इसलिए डाल दिया होगा। तो लास्ट वो डे पे बनाएंगे, तो डिटेल में नहीं आएगा वो। सॉरी, लिखने की जरूरत ही नहीं है सीधा। हमारे लिए डिटेल तो बेटा एक वर्किंग नोट की तरह है। जब तुम आंसर करते हो, तुम्हारा मेन आंसर इंपॉर्टेंट होता है या जो वर्किंग करते हो वो इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो लेना देना है अमाउंट के कॉलम से है। डिटेल में तो डिटेल दिखा रहे हैं, इनका तो कहीं रिकॉर्ड होगा ही नहीं। ये 100 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, ये तो यहां दिखा रहे हैं ना। ये 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए अलग अलग नथों में जाएंगी,
ना ये अलग अलग परचेज अकाउंट में जाएंगी। फाइनल अमाउंट तो 810 ही जाएगा ना थ्रू में भी। तो अगर डिटेल है ही नहीं तो डिटेल में क्यों लिखना है, सीधा अमाउंट में लिखो, कैश बुक में जाएगा। इसमें नहीं आएगी। नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, 4 एंट्रियां देगा, 4 में से 3 रिकॉर्ड होंगी और 1 रिकॉर्ड नहीं करनी होगी। हमें ट्रेस करनी पड़ेगी वो कौन सी आइटम है जो रिकॉर्ड परचेज बुक में नहीं आनी चाहिए। परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी, या तो कैश मेमो वाली देगा, कैश मेमो नहीं आएगा, या एसेट देगा, कोई फर्नीचर खरीद लिया वो नहीं आएगा। चेक वाली मिल सकता है क्या मेरे चेक के उससे खरीदा नहीं बेटा, अच्छा चेक से खरीदो, चेक कैश से खरीदो। अच्छा चेक से खरीदो तो कैश बुक में चला गया ना। सर बिजनेस ही अगर मान के चलो हमारा फर्नीचर और जो भी बहुत रिलेटेड गुड्स है तो फर्नीचर मतलब फिक्स एसेट खरीदोगे तो नहीं आएगा, गुड्स खरीदोगे तो आएगा। अपने लिए खरीदोगे किसी के लिए भी खरीदो आप, गुड्स खरीदोगे तो आएगा। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, फर्नीचर खरीद रहे हो तो आएगा, गुड्स है ना वो। मैंने क्या बोला, गुड्स आएगा। फर्नीचर का बिजनेस करते हो तो फर्नीचर खरीदोगे तो गुड्स होगी ना आपके लिए बेटे, आएगा, गुड्स आएंगी। सिंपल, ऊपर मेंशन थोड़ी ना बाकी क्या पता लग जाता है ना मेंशन हो। 3 एंट्री आई, पहली में पता लग गया स्टेशनरी खरीद रहे हैं, दूसरी में भी पता लग गया स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तीसरी में कह रहे हैं सोफा खरीदा। स्टेशनरी वाला सोफा बेचता है क्या, तो नहीं आएगा वो। ओड का मतलब समझते हो, सारी ट्रांजैक्शन एक जैसी और एक ट्रांजैक्शन ओड आ जाए तो समझ जाना वो नहीं है गुड्स। सर उसकी ऊपर बताने की जरूरत ही नहीं है उसको, स्टेशनरी की शॉप है। अब इस क्वेश्चन में देखना, आप तीनों में स्टेशनरी खरीदी है नहीं खरीदी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, रजिस्टर, ये वो, ये सारी स्टेशनरी की आइटम है। पता लग गया ना स्टेशनरी का बिजनेस होगा इसका, क्वेश्चन को बताने की जरूरत क्या है। और सर कैश भी कुछ लिए बनती है, सॉरी, कैश बुक सबके लिए होती है, कैश बुक कैश के लिए होती है, कैश और बैंक। फिक्स्ड एसेट्स भी पैसा आए या जाए बस, वो किसकी वजह से आ रहा है, लेना देना। जैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और हमें वो आ गई एक गुड्स वाली भी फिक्स्ड एसेट्स वाली भी, तो गुड्स वाली में परचेज अकाउंट बनेंगे और ये परचेज बुक और दूसरे का कैश बुक बनेंगे, अगर कुछ ऊपर मेंशन नहीं है। क्या बनाना है, तो अभी वही कह रहा हूं, अगर मानता है तो 2 बनेंगे। कैश बुक भी बना के दिखाओ, परचेज बुक भी बना के दिखाओ। नहीं आएगा ना, मांगेगा नहीं, कर लोगे हैं, दिखाना। इससे अगला क्वेश्चन चेक करना, जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसका फॉर्मेट चेक करो आंसर का, उसमें ना फ्रेट वगैरह भी आ गया होगा, है ना। अब जो मैंने अमाउंट का कॉलम रखा था ना, अमाउंट की जगह उसने कर दिया होगा कॉस्ट, और कॉस्ट के आगे 2 कॉलम बना दिए होंगे फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह के, और फिर टोटल का कॉलम बना दिया होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, ऊपर क्वेश्चन चेक करो, पहली एंट्री में फ्रेट है, आंसर में चेक करो, पहली एंट्री में फ्रेट है, दूसरी एंट्री चेक करो क्वेश्चन में जाके, फ्रेट है ना, तो पैकिंग चार्जेस का कॉलम बना रखा होगा। तीसरे में है पैकिंग चार्जेस या फ्रेट, तो उसमें भी डाल रखा होगा, बस वो डाल देना, फॉर्मेट सेम रहेगा, कर लोगे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे सीधा दिखाने के बाद। आप आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे। फ्रेट मतलब जैसे इसमें 75 चार्जेस दे रखे हैं, वो तो अमाउंट है ना बेटा, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। मैं वही कह रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मतलब माइनस करके यस, फ्रेट पे थोड़ी ट्रेड डिस्काउंट देंगे यार, ट्रेड डिस्काउंट तो एमआरपी पे जाता है ना। रिक्शा वाले से भी डिस्काउंट दोगे क्या, और बेचारा घर तक सामान पहुंचा रहा है 100 रुपए में, 150 रुपए में, तो उसको भी बोलोगे यार ऊपर शोरूम पे 10% डिस्काउंट दिया तो भी दे डिस्काउंट। बार्गेनिंग तो करवा ही लेते, इसमें नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, किसका बिजनेस है ये, कृष्णा जनरल स्टोर का। तो सबसे ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर, उसके नीचे लिखोगे परचेज बुक, और परचेज बुक का फॉर्मेट बनाओगे। कितनी पार्टियों से माल खरीदा है इसने, 3 पार्टियों से माल खरीदा है। एक बार बस ये देख लो तीनों से उधार है या नहीं है, कभी बाद में पछताना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिकल बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, इन तीनों में ये देख लो सारे उधार है या नहीं है, उधार है। अच्छा ये भी चेक कर लो,
जनरल स्टोर की आइटम ही खरीदी है, एक सोफा तो नहीं खरीद लिया? जनरल स्टोर की आइटम है ना सारी। कभी एसी खरीद लिया हो? पक्का? इसका मतलब उधार भी सारी हैं और सारी गुड्स भी हैं, तो तीनों एंट्री रिकॉर्ड बनाओ परचेज बुक का फॉर्मेट। सिंपल वाली फॉर्मेट बनेगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 वाला फॉर्मेट बनेगा। जो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में था वो फॉर्मेट बनाओ, ये वाला, ये फॉर्मेट बनेगा बेटा। सबसे ऊपर लिख लेना इन द बुक्स ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर, उसके बाद परचेज बुक, उसके बाद फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ अलग रहेगा, परचेज बुक नीचे अलग। हो गया? आंसर मैच होगा। कितना है? पहली पार्टी से कितने का माल खरीदा था? 70,000। 70,200। दूसरी से 17,000, 74,100। और तीसरी से 12,350। तीनों का टोटल करके नीचे लिख दिया होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसमें देखना सारी एंट्रियां रिकॉर्ड होंगी या कोई एसेट और कैश भी है? नहीं, बिजनेस किस चीज का है? क्लॉथ का। तो फिर प्रिंटर थोड़ी बेचेगा क्लॉथ वाला, वो नहीं आएगा। और देखो कैश वाली भी है, वो कैश वाली नहीं आएगी, ना कैश आएगा ना प्रिंटर आएगा, क्योंकि कपड़े वाला प्रिंटर थोड़ी बेचता है। तो बस 2 ही होंगी, 2 ही होंगी बस, इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये तो कर ही लोगे फिर तुम। इससे अगला पढ़ो, इसमें फ्रेट आ गया शायद, तो फ्रेट वाला कॉलम बना लेना, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 वाला फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। इसमें देखो सारी एंट्रियां होंगी या कोई नहीं होगी। एक तो कैश मेमो देख लो, कोई कैश मेमो तो नहीं है? पक्का? करो फिर, सारी होंगी तो मजा आएगा। फ्रेट अगर परचेज, मैं बताता रहा हूं बेटा, गुड्स आते हैं ना तो उसको फ्रेट इनवर्ड कहते हैं, गुड्स को लेके आने का फ्रेट। जब सेल करते हैं ना हम, कस्टमर के घर तक माल पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रेट आउटवर्ड, गुड्स को बाहर करने का किराया। तो फ्रेट इनवर्ड लिख सकते हो आप। फॉर्मेट आप वहां से देख लो, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 से देखना है तो। क्या लिखा है ना, तो 2 कॉलम बना देना, फ्रेट का और पैकिंग का। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में है तो फ्रेट और पैकिंग 2। क्यों? ये कह रहा है पैकिंग और दोनों दे रखे हैं। अच्छा, इसमें नहीं दे रखा ना, तो पैकिंग नहीं बनाना, ओनली फ्रेट बनाना है फिर। कॉस्ट, डिटेल के बाद कॉस्ट, कॉस्ट के बाद फ्रेट, फ्रेट के बाद टोटल।